नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम अध्ययन करेंगे आइसोक्वांट कर्व, समोत्पाद वक्र का। समोत्पाद वक्र क्या होते हैं? समोत्पाद वक्र माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो उत्पादन फलन के अंतर्गत काम आता है। व्हाट इज एन आइसोक्वांट कर्व? एन आइसोक्वांट कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व और इक्वल प्रोडक्ट कर्व, ये इसके अलग अलग नाम हैं जिसको हिंदी में समोत्पाद वक्र कहते हैं। तो एन आइसोक्वांट कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व और इक्वल प्रोडक्ट कर्व और ए प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व शो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल इनपुट्स रिजल्टिंग इन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि जो उत्पादन के अलग अलग बिंदुओं पर, जब हम उत्पादन के कोई दो साधन लें और उन दोनों साधनों के द्वारा उत्पादन किया जाए तो हमें एक समान जो उत्पादन फलन प्राप्त होता है उसे आइसोक्वांट कर्व कहते हैं। यानी कि आइसोक्वांट कर्व या समोत्पाद वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जो एक समान उत्पादन हमें प्रदान करते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए कर्व passing through the plotted points representing all the combination of two factors of production which will produce a given output। यानी कि कोई भी दो साधन जो दिए गए हैं, हम एक तरफ भूमि और दूसरी तरफ श्रम को लें तो भूमि और श्रम के विभिन्न संयोगों से उत्पादन संभावना वक्र या समोत्पाद वक्र हमें एक वस्तु के उन विभिन्न उत्पादन संयोगों को बताता है जिनसे उत्पादनकर्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है या जिनसे एक समान उत्पादन का स्तर प्राप्त होता है। तो आइसोक्वांट कर्व का एग्जाम्पल लें तो मैं बता रहा था, एक तरफ भूमि और एक तरफ श्रम और दूसरी तरफ पूंजी। हमने जैसे जैसे लेबर की मात्रा 1 2 3 4 5 बढ़ाई, कैपिटल की मात्रा 5 4 5 3 2 1 और 0, ताकि उत्पादन का स्तर हमेशा समान रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जब श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है तो पूंजी की मात्रा घटाते हैं, और जब पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाती है तो श्रम की मात्रा घटाते हैं, ताकि उत्पादन का स्तर समान रहे। इसलिए जब समोत्पत्ति वक्र का हम डायग्राम देखते हैं, समोत्पाद वक्र का, तो आइसोक्वांट कर्व बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ एक कर्व होता है जो दो साधन होते हैं, दोनों साधनों के समान उत्पादन संयोगों को बताता है। ये समान उत्पादन संयोग एक साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरे साधन की मात्रा घटाते हैं, ताकि उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर हमें उत्पादन का एक समान स्तर प्राप्त रहे। अब हम आगे देखते हैं तो समोत्पत्ति वक्र के विभिन्न स्तरों को एक मैप के द्वारा दर्शाया गया है। यानी कि समोत्पाद वक्र जैसे जैसे साधन की मात्रा, दोनों साधनों की मात्रा बढ़ाते हैं तो समोत्पाद वक्र भी ऊंचे समोत्पाद वक्र पर चला जाता है। तो इस प्रकार समोत्पाद वक्र, समोत्पाद मानचित्र और एक अकेले समोत्पाद वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट देयर विल बी ए डिफरेंट आइसोक्वांट। यानी कि उत्पादन का स्तर समान रहता है, लेकिन उत्पादन के जो दोनों साधन हैं जिनको हम काम में लेते हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि एक साधन बढ़ता है तो दूसरे साधन की मात्रा अपने आप ही घटा दी जाती है। व्हेन द होल एरिया ऑफ आइसोक्वांट आर रिप्रेजेंटेड ऑन ए ग्राफ इट इज कॉल्ड एन आइसोक्वांट मैप। जो हमने अभी देखा दैट इज कॉल्ड एज आइसोक्वांट मैप। जब विभिन्न उत्पादन के विभिन्न स्तरों को, विभिन्न समोत्पाद वक्रों को एक ही रेखा चित्र पर प्रदर्शित किया जाए तो उसे कहते हैं आइसोक्वांट मैप। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि आइसोक्वांट मैप के इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या है। द टू इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। यानी कि उत्पादन के दोनों साधन एक दूसरे के साथ स्थानांतरित किए जा सकते हैं, एक दूसरे पर प्रतिस्थापन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ लेबर इज रिड्यूस्ड इन ए कंपनी it would have to be
कंपेनाइज्ड बाय एडिशनल मशीनरी टू गेट द सेम आउटपुट। यदि श्रम की मात्रा घटाई जाएगी तो पूंजी की मात्रा या मशीनरी की मात्रा बढ़ाई जाएगी ताकि उत्पादन का वो स्तर हमें प्राप्त होता रहे। यानी कि ये क्यों प्राप्त है, ये किस तरह से कार्य करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म को अगर एक ही शब्द में हम कहें तो वो है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, जो कि आइसोक्वांट कर्व के ढाल के बराबर होती है, स्लोप के बराबर होती है। अब व्हाट इज द स्लोप ऑफ एन आइसोक्वांट, ये क्या कहता होता है, इसके बारे में हम देखें तो द स्लोप ऑफ एन आइसोक्वांट हैज ए टेक्निकल नेम called the marginal rate of technical substitution MRTS, or the marginal rate of substitution in production, that is the MRTS is equal to डेल के अपॉन डेल एल, यानी कि पूंजी में परिवर्तन अपॉन श्रम की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि दोनों के परिवर्तन की दर के बराबर होता है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब ये तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है कि जैसे ही एक साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरे साधन की मात्रा को कम करना पड़ता है ताकि उत्पादन का समान स्तर प्राप्त होता रहे। तो एक साधन की मात्रा बढ़ाने पर दूसरे साधन की त्यागी गई मात्रा का अनुपात तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है, जिसे डेल के अपॉन डेल एल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि जो कोप्डगल्स उत्पादन फलन है वो इसी पर कार्य करता है, इसी लेवल पर कार्य करता है। अब हम आगे चलें तो हम देखते हैं कि टाइप ऑफ आइसोक्वांट, आइसोक्वांट कितने प्रकार का होता है। एक लीनियर आइसोक्वांट होता है, एक राइट एंगल आइसोक्वांट होता है, एक कॉन्वेक्स आइसोक्वांट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट एंगल आइसोक्वांट क्या होता है। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के कोण पर बनने वाला आइसोक्वांट समोत्पाद वक्र क्या होता है। इन राइट एंगल आइसोक्वांट देयर इज ए कंप्लीट नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन इनपुट, यानी कि दोनों साधनों के मध्य जब प्रतिस्थापन बिल्कुल भी नहीं हो, नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी यानी कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी कि प्रतिस्थापन शून्य हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु का स्थान ना ले, ऐसी स्थिति में जो आइसोक्वांट कर्व बनता है वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री के कोण पर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 व्हील्स एंड ए फ्रेम आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए बाइसिकल, दीज कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड। This is also known as Leontief isoquant और इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट। जब राइट एंगल आइसोक्वांट है उसको लियोनटीफ या इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट भी कहते हैं। यानी कि लियोनटीफ का जो मॉडल है वो इसी राइट एंगल आइसोक्वांट पे कार्य करता है, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहा जाता है, इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट भी कहा जाता है, जिसमें एक साधन दूसरे साधन का प्रतिस्थापन नहीं होता है बल्कि दोनों साधन एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे कि 2 व्हील्स और ए फ्रेम दोनों मिलकर के बाइसिकल का या साइकिल का निर्माण करते हैं, इसलिए जो आइसोक्वांट कर्व बनता है वो 90 डिग्री के कोण पर बनता है। अब सेकंड देखते हैं कॉन्वेक्स आइसोक्वांट। कॉन्वेक्स आइसोक्वांट, इन कॉन्वेक्स आइसोक्वांट देयर इज ए सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन इनपुट्स बट इट इज नॉट परफेक्ट। दोनों साधनों के बीच प्रतिस्थापन होता है लेकिन पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए शर्ट कैन बी मेड with large amount of labor and a small amount of machinery, यानी कि दोनों के बीच पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं है, यानी कि शर्ट बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में श्रम चाहिए और मशीनरी बहुत ही कम मात्रा में, दोनों बहुत अलग अलग अनुपात में है। द सेम शर्ट कैन बी विद लेस लेबरर बाय इंक्रीज मशीनरी, जब इसमें मशीनरी बढ़ा दी जाती है तो लेबरर बहुत कम होती है। द सेम शर्ट कैन बी मेड विद स्टिल लेस लेबरर बट विद ए लार्ज इंक्रीज इन मशीनरी, यानी कि बहुत अधिक मशीनरी बढ़ाएं लेकिन लेबर थोड़ी सी घटे, तो दैट इज़ द कॉन्वेक्स आइसोक्वांट। और कॉन्वेक्स आइसोक्वांट में जो ढाल होता है ये जस्ट कॉनकेव के अपोजिट होता है, यानी कि इसको अवतल आइसोक्वांट कहा जाता है, अवतल समोत्पाद वक्र कहा जाता है, जिसमें दोनों साधनों के प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, एक समान अनुपात में नहीं होती है। जब एक समान अनुपात में होती है तो उसे लीनियर आइसोक्वांट कहते हैं।
देयर इज ए परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ इनपुट, यानी कि दोनों साधनों में प्रतिस्थापन की जो दर है वो पूर्ण दर होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए पावर प्लांट इक्विपेड टू बर्न ऑयल और गैस, यानी कि पावर प्लांट को या विद्युत सप्लाई करने वाले प्लांट को बराबर मात्रा में ऑयल चाहिए या गैस चाहिए, दोनों एक इक्वल अमाउंट में चाहिए होती हैं, तो एक ऑयल और गैस एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन हुए। वेरियस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुड बी प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग गैस ऑयल और ए कॉम्बिनेशन दैट इज द ऑयल और गैस आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि समान अनुपात में विद्युत उत्पादन करने के लिए या तो ऑयल चाहिए या गैस चाहिए या दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो दैट इज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, दैट इज द, जब पूर्ण प्रतिस्थापन हो दो साधनों के मध्य में तो बनने वाला जो आइसोक्वांट कर्व होगा वो एक सीधी रेखा के रूप में होगा और स्ट्रेट लाइन कर्व कहलाता है। इसको सीधी रेखा के रूप में जो आइसोक्वांट कर्व बनता है इसको लीनियर आइसोक्वांट कर्व कहा जाता है। अब हम आगे देखें तो इसके बाद चलता है कि वो वाइल ए रिलेटिवली स्मॉल एडिशन ऑफ मशीनरी फ्रॉम M1 to M2 allows the input of labors to be reduced from L1 to L2, यानी कि जब पूर्ण प्रतिस्थापन होता है तो दोनों में समान अनुपात होता है, जब अपूर्ण प्रतिस्थापन होता है तो एक बढ़ती है और दूसरी घटती है, और जब दोनों के मध्य में कोई प्रतिस्थापन नहीं होता तो दैट इज द 90 डिग्री एंगल पे, राइट एंगल पे बनने वाला जो इन आइसोक्वांट कर्व होता है, समोत्पत्ति वक्र होता है, उसका निर्माण किया जाता है। तो ये इसमें बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट, आइसोक्वांट कर्व की प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताएं क्या हैं, समोत्पाद वक्र की विशेषताएं क्या हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो समोत्पाद वक्र की विशेषताएं होती हैं वो उपभोग फलन में तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं होती हैं। तो सेम नंबर 1, द आइसोक्वांट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, यानी कि ये बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे धनात्मक ढाल लिए होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। इसका कारण क्या है? नेगेटिवली इंक्लिन्ड, बाएं से ढाल होता है जो इसका धनात्मक होता है, नेगेटिव ढाल नहीं होता है। दैट इम्प्लाइज दैट फॉर द सेम लेवल ऑफ आउटपुट द क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल्स हैव टू बी रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अदर वेरिएबल। बिल्कुल सही है कि जब एक साधन की मात्रा को हम बढ़ाते हैं तो दूसरे साधन की मात्रा को कम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जब एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो दूसरे साधन की मात्रा घटती है, और जब दूसरे साधन की मात्रा घटती है तो ऐसी स्थिति में अगला बिंदु पहले वाले बिंदु की तुलना में दाहिनी ओर नीचे की तरफ आता है। यही कारण है कि समोत्पत्ति वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके होते हैं, जिनका स्लोपिंग राइट एंगल में होता है, डाउनवर्ड स्लोप टू द राइट एंगल। नंबर 2, ए हायर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट लार्ज आउटपुट, यानी कि जो आइसोक्वांट कर्व होता है, ऊंचा समोत्पत्ति वक्र हमेशा अधिक मात्रा में उत्पादन का स्तर प्रदान करता है, यानी कि दैट इज विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ द अदर इनपुट लार्ज आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि जब दोनों साधनों की मात्रा बढ़ा दी जाती है, ज़्यादा मात्रा में जब इनपुट बढ़ाया जाता है तो आउटपुट विल बी लार्ज अमाउंट में बढ़ता है। इसलिए जो हायर आइसोक्वांट है वो लार्जर आउटपुट को उस संतुष्टि के ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। तो ये दूसरी विशेषता थी इसकी। और तीसरी विशेषता होती है इसकी कि नो टू आइसोक्वांट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर, यानी कि दो समोत्पत्ति वक्र कभी भी एक दूसरे को न तो छूते हैं और न ही कभी एक दूसरे को काटते हैं। इफ द टू आइसोक्वांट डू टच और इंटरसेक्ट दैट मीन्स दैट द सेम अमाउंट ऑफ टू इनपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड टू डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट विच इज एब्सॉर्ब, यानी कि जब दो आइसोक्वांट कर्व एक दूसरे को छू रहे हैं या एक दूसरे को काट रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब दो साधनों को एक समान अनुपात में काम में लिया जा रहा है तो वहाँ पर उत्पादन का स्तर भी सेम रहता है, डिफरेंस लेवल पर आउटपुट नहीं आ सकता है। अगर आया है तो वो दोनों समोत्पाद वक्र समान मात्रा में काम में नहीं लिए जाते हैं, उनके उत्पादन का स्तर समान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दो समोत्पत्ति वक्र या दो
दो समोत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये हमारा तीसरी विशेषता थी। मैं पहले बताऊं, पहली विशेषता थी समोत्पाद वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके होते हैं। दूसरी विशेषता मैंने बताई, समोत्पाद वक्र हमेशा ऊंचा समोत्पाद वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। और तीसरी विशेषता बताई है कि दो समोत्पत्ति वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि जब दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो उन पर संतुष्टि का स्तर समान प्राप्त नहीं होता है। और नंबर चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज है आइसोक्वांट कर्व की, कि आइसोक्वांट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आइसोक्वांट कर्व मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाती है कि तटस्थ समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर क्यों होते हैं। इसका कारण क्या है? दिस मीन्स द स्लोप डिक्लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द कर्व, यानी कि समोत्पत्ति वक्र का ढाल बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट कर्व के साथ साथ घटता जाता है। दैट इज व्हेन वी गो टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट से लेबर और रिड्यूसिंग दैट क्वांटिटी ऑफ अदर इनपुट से कैपिटल, यानी कि एक साधन की मात्रा, यानी कि जिसको हम लेबर कहते हैं, उसको अगर बढ़ाएं तो दूसरे साधन की मात्रा, जिसको हम पूंजी कहें, तो उसकी मात्रा को घटाना पड़ता है ताकि उत्पादन का स्तर समान प्राप्त रहे। यानी कि इसका मूल बिंदु में उन्नतोदर होने का यही कारण है कि जैसे जैसे श्रम की मात्रा को बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे अतिरिक्त श्रम के बदले पूंजी की त्यागी जाने वाली मात्रा को कम किया जाता है। और ये जो प्रतिस्थापन का अनुपात है, इसे ही सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और समोत्पत्ति वक्र की उन्नतोदर का यही अर्थ है कि जैसे जैसे श्रम की मात्रा में वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन की दर में कमी हो जाती है। यानी कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमेशा ऋणात्मक होती है। इसीलिए इसका जो ढाल है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, उन्नतोदर होता है। और इसका ढाल हमें उन्नतोदर का अर्थ है कि इस वक्र का ढलान हमें कम, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं, इसका ढलान कम होता जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम श्रम का उपभोग बढ़ाते हैं, वैसे वैसे अतिरिक्त श्रम के बदले उत्तरोत्तर पूंजी की मात्रा का कम मात्रा में परित्याग किया जाता है। जैसा कि हमने शुरू में एग्जाम्पल दिया था कि लेबर की मात्रा को 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ाया जाता है, तो कैपिटल की मात्रा को पहले 15 से 11 यानी कि 4 अनुपात में घटाया गया, फिर 11 से 8 यानी कि 3 अनुपात में घटाया गया, 8 से यानी कि 6 यानी कि 2 अनुपात में घटाया गया, और 6 से 5 यानी कि 1 अनुपात में ही घटाया गया। इस प्रकार तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमेशा घटती हुई होती है, जिसके कारण समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। तो ये समोत्पत्ति वक्रों की विशेषताएं थी। मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करा रहा हूँ। समोत्पत्ति वक्र क्या होते हैं? समोत्पत्ति वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे हमें उत्पादन का एक समान स्तर प्राप्त होता है। अगर हम दो साधन श्रम और पूंजी को लें तो जो इनके समान उत्पादन स्तर को बताएगा उसे समोत्पत्ति वक्र या आइसोक्वांट कर्व कहते हैं। समोत्पत्ति वक्र के विभिन्न समोत्पत्ति वक्रों को एक साथ प्रदर्शित करें तो उसे समोत्पत्ति वक्र मानचित्र यानी कि आइसोक्वांट मैप कहा जाता है। समोत्पत्ति जो वक्र होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। जब दोनों साधनों के मध्य पूर्ण प्रतिस्थापन हो तो समोत्पत्ति वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है। जब दोनों साधन एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं हो, अच्छे प्रतिस्थापन हो, तो इनका जो समोत्पत्ति वक्र होता है वो धनात्मक यानी कि कॉनकेव होता है। और जब दोनों समोत्पन्न साधन हैं जो एक दूसरे के से पूरक होते हों, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता हो, MRTS 0 होता हो, तो समोत्पत्ति वक्र एल आकार का होता है। अब ये समोत्पत्ति वक्र एल आकार का जब होता है तो प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर की लोच है वो 0 होती है, और जब ये पूर्ण प्रतिस्थापन यानी कि सीधी रेखा के रूप में होते हैं तो प्रतिस्थापन की जो लोच होती है वो अनंत होती है, और MRTH होता है जो स्थिर होता है। अब इसकी विशेषताओं को लें तो समोत्पत्ति वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके होते हैं। नंबर 2, समोत्पत्ति वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। नंबर 3,
ऊंचा समोत्पत्ति वक्र हमेशा अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। और नंबर 4, समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। और मूल बिंदु के उन्नतोदर होने का कारण क्या है? मूल बिंदु के उन्नतोदर होने का कारण है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमेशा घटती हुई होती है। अर्थात जैसे जैसे हम एक साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरे साधन की त्याग की जाने वाली मात्रा लगातार घटती जाती है, जिसके कारण समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। इस प्रकार समोत्पत्ति वक्रों के अध्ययन के साथ ही हम न्यूनतम लागत संयोग भी अध्ययन कर सकते हैं कि न्यूनतम लागत संयोग कहाँ प्राप्त होता है। न्यूनतम लागत संयोग वहाँ प्राप्त होता है जहाँ समोत्पत्ति वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श करते हैं। जहाँ पे स्पर्श करते हैं वहाँ पर न्यूनतम लागत संयोग प्राप्त होता है। न्यूनतम लागत संयोग वह बिंदु होता है जिससे उत्पादनकर्ता को न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है, यानी कि जो उत्पादनकर्ता को अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम उत्पादन का स्तर प्रदान करे उसे न्यूनतम लागत संयोग कहते हैं। और विभिन्न न्यूनतम लागत संयोगों वाले बिंदुओं को मिलाने पर हमें अधिकतम कॉन्सन्ट्रेटेड ब्लिस का बिंदु प्राप्त हो जाता है, जो कि उत्पादन के अधिकतम स्तर को व्यक्त करता है। और इन्हीं से रिज लाइन्स का निर्माण होता है। जहाँ पर न्यूनतम लागत संयोगों की रेखाओं को मिलाएंगे वहाँ पर हमें रिज रेखाएं प्राप्त होती हैं। रिज रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनके बिंदु पर समोत्पाद वक्र का ढलान अनंत होता है और सीमांत उत्पादन शून्य होता है। तो इस प्रकार ये समोत्पाद वक्र के बारे में कुछ विशेषताएं थी जिनका अध्ययन हमने किया, और इनको इसी तरह से इनका रिवीजन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में आने के लिए, इनका अध्ययन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।